मेरी कल्पना का आदर्श समाज। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर द्वारा लिखित मेरी कल्पना का आदर्श समाज एक निबंध है जो कि स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे पर आधारित एक समाज की कल्पना करता है। हेलो बच्चों, मैं श्वेता सोनी आज आपको क्लास 12 आरोह भाग 2 के गद्य खंड का 15वां अध्याय बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का दूसरा भाग मेरी कल्पना का आदर्श समाज इजीली एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। जाति प्रथा के खेदजनक परिणाम जैसे सामाजिक असमानता, भेदभाव और एकता में कमी यह जन्म के आधार पर श्रम का विभाजन करती है। इस कारण व्यक्ति की रुचि, योग्यता का कोई महत्व नहीं रहता। बाबा साहेब ने इसे रचनात्मक पहलू में हल करने की कोशिश की। उन्होंने समस्या के बजाय समाधान पर ध्यान दिया। उन्होंने जाति प्रथा की आलोचना की तथा उन्होंने अंतरजातीय विवाह को भी बढ़ावा दिया। अंधविश्वास और रूढ़िवादिता को अस्वीकार किया। उन्होंने शिक्षित लोगों के माध्यम से तर्कसंगत आधार पर जाति की बुराइयों को उजागर किया। इस निबंध में लेखक का मानना है कि जाति प्रथा के बजाय स्वतंत्रता, भातृता का अर्थ है भाईचारे पर आधारित आदर्श समाज होना चाहिए। यह समाज दूध और पानी के मिश्रण जैसा होना चाहिए। जिस तरह दूध में पानी मिलकर एक हो जाता है, ठीक उसी प्रकार समाज के सभी वर्ग आपस में घुल मिलकर भाईचारे के साथ रहे। क्योंकि लोकतंत्र केवल चुनाव करके सरकार बनाना और चुनना ही नहीं है, बल्कि यह एक पूरी जीवन शैली है जिसमें लोगों के अधिकार, सामाजिक न्याय और आर्थिक समानता के अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है। इसमें यह आवश्यक है कि समाज के सभी लोगों को अपनी बात रखने, विचार व्यक्त करके निर्णय लेने की स्वतंत्रता हो। जाति प्रथा एक ऐसी व्यवस्था है जो लोगों को उनके जन्म के आधार पर एक निश्चित काम करने के लिए मजबूर करती है, जिससे उसकी क्षमता और रुचि के अनुसार कार्य करने की स्वतंत्रता छीन जाती है। यह एक प्रकार की मानसिक और सामाजिक दासता है, क्योंकि व्यक्ति अपनी इच्छा और पसंद से कार्य नहीं कर सकता। क्या समता पर किसी को आपत्ति हो सकती है? अंतिम पैराग्राफ में समता का अर्थ, सबसे पहले हम समता का अर्थ समझते हैं। समता का अर्थ है सभी व्यक्तियों को समान अवसर और संसाधन देना। यह सभी को एक जैसा देने वाली समता समानता को से अलग है। एक उदाहरण के माध्यम से समान अवसरों में सभी को समान पुस्तकें देना शामिल है, जबकि समता में यह सुनिश्चित रहता है कि जो पढ़ पाते हैं उन्हें ही यह सहायता मिले, यानी कि पुस्तकें सिर्फ उन्हीं को पहले दी जाए जो उन पुस्तकों का उपयोग सही तरीके से कर सकते हैं, जो अच्छे से पढ़ पाते हैं। शारीरिक वंश परंपरा मनुष्य की क्षमता पर कई तरह से निर्भर है। शारीरिक वंश परंपरा का महत्व है कि हमारे माता पिता से हमें जो गुण मिलते हैं वे हमारी क्षमता को प्रभावित करते हैं, जैसे कि हमारी शारीरिक बनावट, ऊंचाई, वजन, स्वास्थ्य, रोग, सीखने की क्षमता, खेल में, पढ़ाई आदि में। सामाजिक उत्तराधिकार हमारे परिवार और समाज से हमें जो आदतें और ज्ञान मिलता है वह हमारी क्षमता को प्रभावित करता है। मनुष्य के अपने प्रयत्न भी क्षमता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे कि एक व्यक्ति गायक बनना चाहता है तो वह अगर नियमित अभ्यास करे तो वह अपने लक्ष्य को हासिल कर सकता है। हर व्यक्ति को अपनी क्षमता के अनुसार विकसित होने का मौका मिलना चाहिए, ताकि हर कोई अपनी क्षमता के अनुसार विकसित हो सके। लेकिन अगर किसी को अच्छी शिक्षा, परिवार, पैसा मिल गया है तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह दूसरों से बेहतर है। हमें उन लोगों के साथ भी समान व्यवहार करना चाहिए जो कि कम सुविधा वाले हैं। समाज को सभी को समान अवसर देना चाहिए ताकि हर कोई अपनी क्षमता के अनुसार विकसित हो सके।
एक राजनीतिज्ञ को बहुत सारे लोगों के साथ व्यवहार करना होता है। अंतिम पैराग्राफ है, एक राजनीतिज्ञ को बहुत सारे लोगों के साथ व्यवहार करना होता है, लेकिन वह हर एक की ज़रूरतों को और क्षमताओं को नहीं समझ सकता। इसलिए वह सभी के साथ समान व्यवहार करता है, न कि इसलिए कि सभी समान हैं, बल्कि इसलिए कि यह व्यवहारिक है और एक मात्र विकल्प है। यह समता एक आदर्श है, लेकिन राजनीतिज्ञ के लिए यही सबसे अच्छा मार्ग है। तो ये था बच्चों मेरी कल्पना का आदर्श समाज का इजी एक्सप्लेनेशन। थैंक यू सो मच।